अर्थव्यवस्था के आकार, इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वह भारत जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैंने फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में जिस भारत की गणना होती थी, आज वो फ्रेजाइल 5 से निकलकर यह भारत फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। और भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अब वो भी कहने लगी हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते ही यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और भारत भी होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, हम सभी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है। डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महीने और वर्षों की बात नहीं, वो बात यदि करते हैं तो दशकों की करते हैं, सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि दूर की होती है। और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है। और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी, जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर न हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर न हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। तो हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बड़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट्स थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे वह राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो, या 3 तलाक का हो। अब 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हाय तौबा कांग्रेस और कुछ अन्य सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई, हाय तौबा कितना गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनैतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकॉनमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है। और सब मिलाजुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। अवसर भी बढ़े हैं और आय भी बढ़ी है। और आप लोगों ने यह भी रिपोर्ट देखी होगी कि नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसको कि कई दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी इंडोर्स किया है, कि भारत में 2014 के बाद
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने में सफल हुए हैं। 25 करोड़ लोग को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, में रिकॉर्ड कमी आई है। यहां तक मुझे इस समय याद है अप्रॉक्सीमेटली 11.8% जो पहले हुआ करता था, अब अप्रॉक्सीमेटली 3.1, 3.2 के आसपास है, या हो सकता है कि इन दिनों में लेस देन 3 हो गया हो, 3% हो गया हो। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही जहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन उन सारे किसी स्वप्न को वह साकार नहीं कर पाए। और मैं तो यदि कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा जबकि इनका वह न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या यह गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने ही कहा तालियां तो बजाओ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। चिदंबरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर, तो ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदंबरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रति उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। और कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 3 लाख नौकरियों की भी देने की बात कही थी, और रहे हैं सरकार में क्या किया है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और यही कांग्रेस है कि हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए थी, उनको मुहैया नहीं करा पाई, और आज वो तरह के आश्वासन दे रहे हैं। इनके समय में डिफेंस डील जो होती थी, रक्षा सौदे जो होते थे, उसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं। सारा देश इससे अच्छी तरह अवगत है। और आज एक भी चार्ज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या रक्षा सौदों को लेकर नहीं लग पाया है। यह भी हमारा एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था इस देश का कि अब रक्षा, भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना ही है, रक्षा फाइटर प्लेन्स हो, एमिनिशंस हो, यह सब बनने चाहिए तो भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। और हम इस काम को तेजी के साथ कर रहे हैं। 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का ही केवल एक्सपोर्ट होता था, आप सबको जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हो चुकी होगी, क्योंकि इस संबंध में मैंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आज हमारा एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और मैं आपको संकेत दे रहा हूं और भी है, लेकिन इसमें भी ऐड नहीं किया है। और रक्षा की दृष्टि से तो कोई भी देश हो, बहुत सारे चैलेंजेज रहते हैं, हमारे समक्ष भी चुनौतियां हैं। साइबर वार की है, अनकन्वेंशनल वारफेयर की है, असिमेट्रिकल वारफेयर की है, एल्गोरिथम वार की है। लेकिन इन सब सारे खतरों से भारत तैयार रहे, यह भी आवश्यक है, और इस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। लेकिन रक्षा तैयारियों के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत रक्षा की दृष्टि से अपने को मजबूत कर रहा है तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आज तक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने जो अपना यह न्याय पत्र जारी किया है, अब इन्होंने पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में
जैसे लगता है कि इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी ही ना हो। यही कांग्रेस ने काका को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं देशवासियों को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस का इन्होंने विरोध किया था। पिछड़े वर्ग के लिए जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इनके द्वारा कई सामाजिक न्याय विरोधी कदम उठाए गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को सही अर्थों में लागू किया है, तहे दिल लागू किया है। और जो इस समय हम जनता में भी जा रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना है। और इधर मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में जा रहा हूं, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में कल था, आज मैं राजस्थान में हूं। मध्य प्रदेश में भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, यहां भी यही स्थिति रही है, चुनाव हुए थे। तो मैं जनता से मैं पूछ रहा था, बार बार चुनाव होना कैसा लगता है? उन्होंने कहा साहब नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कि इन्होंने इसके पहले ही हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बना दी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी संभावनाओं पर वो विचार करें और अपनी रिपोर्ट दें। अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मध्य प्रदेश राजस्थान में मैंने देखा कि जनता एकदम बिल्कुल सहर्ष इसका समर्थन कर रही है। माने ये बोलते ही ट्रेमेंडस क्लैपिंग हो रही है उनकी तरफ से। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि क्या हो गया है कांग्रेस को, जिसे नहीं कहा गया मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है कहा जाता है। अब मुझे लोगों ने बताया कि साहब कांग्रेस के अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब धारा 370 और राजस्थान का क्या लेना देना। आप कल्पना कीजिए, अरे सारे देश का लेना देना है धारा 370 से। और यह भी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया है। उनके न्याय पत्र के बारे में मुझे कहना हो तो एक ही सेंटेंस में मैं कह सकता हूं, एक चेक ड्रॉन ऑन एन एम्प्टी बैंक। तो इस समय बस केवल इतनी ही बात आप सबके बीच मुझे रखनी थी। आप कुछ हाँ बोलिए। देखिए इन सब सारे मामलों का हम चुनावी दृष्टि से नजरिए से नहीं देखते हैं, उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। सुरक्षा का संकट यदि भारत पर पैदा होगा जब कभी भी, उसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए भारत तैयार रहेगा। लेकिन भारत, मैं दूसरी बात दोहराना चाहता हूं, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है और अपेक्षा भी करता है कि वो भी इसी रूप में रिस्पॉन्ड करेंगे। आशीष सर 2014 से ये देखा गया है कि विपक्ष जो है वो तो एक मजबूत चुनौती के रूप में आपके सामने नहीं नजर आ रहा है, पर 2014 से ये भी देखने को मिला है कि विपक्ष की जगह आपको आपकी बीजेपी से ही चुनौती मिलती रही है। हम बात करें ममता बनर्जी की, हम बात करें शिवसेना में उद्धव ठाकरे की, और हम राजस्थान की भी बात करें अगर इस चुनाव में, तो राजस्थान की भी जिन 3 सीटों पे कहीं पेच फंसा नजर आता है, उसमें भी चुनौती आप ही की भाजपा से मिली है। राहुल कसवा, हनुमान बेनीवाल आपके अलायंस पार्टनर, और रविंद्र सिंह भाटी साहब। क्या ये चुनौती, आप इस चुनौती को चुनौती मानते हो? और लोकसभा चुनाव में ये चुनौतियां जो बीजेपी के अंदर से निकल रही हैं, ये कितना आपको नुकसान या प्रभावित करने की स्थिति में है? देखिए ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। और कहीं पर हो सकता है कि हमारे यहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
हो सकती है किसी हमारे फैसले को लेकर, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की भी हम उचित फोरम पर एक्सप्रेस करने की उसकी आजादी भी देते हैं उनको। इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी भारतीय जनता पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। और कहीं पर कुछ यदि डिफरेंसेज यदि वर्कर्स में, लीडर्स में यदि पैदा भी हुए स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पर, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में जल्दी कोई बगावत नहीं करता। कोई कर दे, हो सकता है, मानिए नहीं, उसको मैं नकार भी नहीं रहा हूं। मेरा ये सवाल था कि आप देश के रक्षा मंत्री हैं और लगातार विपक्ष के रूप में कांग्रेस कह रहा है कि चीन ने हमारा काफी जमीन को कवर कर लिया, और अब लद्दाख में मिस्टर वांगचुक भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल है या उसमें सरकार को बोलना चाहिए? अब क्या बात करें इन लोगों के बारे में, क्या कहें उनके बारे में? हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी प्रमाण मांग रहे हैं। ऐसे लोगों की क्या बात करते हैं आप? सचिन, पुरुषोत्तम रूपाला जी की टिप्पणी से गुजरात में राजपूत समाज जो है, आप राजस्थान के दौरे पे आए हैं, यहाँ से भी कई नेता वहां गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तो कहीं उसका इम्पैक्ट राजस्थान में या पड़ोसी राज्यों में देखने को मिलेगा? इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखेंगे, मामला सॉर्ट आउट होगा। ऐसा नहीं है कि माने हमारी पार्टी का कोई नेता किसी जाति अथवा किसी पंथ अथवा किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की हम अकेली पार्टी हैं जो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते, बल्कि इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी ये पॉलिटिक्स का आधार है। सर, विष्णु जी, कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो टिकट दिए गए हैं या क्षेत्रों में देखा जाता है कि जातिवाद के नाम पर ही टिकट दिए गए। वर्सेज अगर देखा जाए, मेघवाल वर्सेज मेघवाल, चौधरी वर्सेज चौधरी, तो ये आधार देखा गया और इसको लेकर कई बार ये भी आता है कि पार्टी में ही जो नाराजगी है वो दिखाई देती है। पहला। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अब 4 जून 400 पार, बीजेपी 303 है, 370 बीजेपी और 400 पार है, तो 67 सीटों का मार्जिन, क्योंकि नॉर्थ से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलती है, किस तरह मार्जिन पड़ पाएगा? नहीं, मार्जिन पड़ जाएगा तो वो आ जाएगा रिजल्ट, आप देख लीजिएगा। पहले से क्यों डिस्क्लोज करें इसे? और भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है, मैंने पहले ही कहा। सर, आप रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री हैं सर। हम ये तो देखते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, सर, कौन हो सकता है, इस आधार पर फैसले करते हैं। रक्षा मंत्री जी, आप शेखावटी में आज घूम के आए, पिलानी वगैरह में जनसभा भी संबोधित की। अग्निवीर का मामला उस इलाके में काफी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। आपने भी कहा कि मुझे किसी ने कहा नहीं, हम लोग चाहते हैं तो अग्निवीरों की चिंता करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी, हमारी सरकार की है। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। और मैं कहता हूं अग्निवीर यदि ये आते हैं 18 साल की उम्र में, ज्वाइन करते हैं और हाई स्कूल पास करने के बाद जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास जो है इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी, इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ उनके पास कोई एक प्रकार का उनका ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण भी होगा उनका, माने क्या बोलते, स्किल डेवलपमेंट भी उनका होगा। समीक्षा की और बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस तो है ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त भी हम लोग कई ऐसे विभाग हैं सारे देश भर में कि यदि हमारा वह नौजवान जाना चाहता है उसमें, तो उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में 15-16 लाख रुपए भी होंगे, जो यदि कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहता तो कर सकता है। यह देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो सेना में रहना चाहते हैं सेना में रहेंगे। समीक्षा की कोई बात नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है आपके बयान, पिछले वाले बयान को लेकर। नहीं, समीक्षा क्या, नहीं, सक्सेसफुल है ये हमारा ये स्टेप, जो कुछ भी हम लोगों ने किया सफल है। अच्छा, दूसरी, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, मैंने एग्जिस्टिंग यदि कोई सिस्टम है उसमें कहीं लगेगा हमको कि नहीं यह सुधार इसमें किया जाना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है,
इस रूप में लिखिएगा। हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है। यदि कहीं कोई आवश्यकता होगी तो सुधार भी करेंगे, लेकिन अपने सेना में भर्ती, अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाले जवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी। उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। राजनाथ सिंह जी, आप बता रहे हैं कि भारत विदेशों में हर एक से सबसे अव्वल अपना नाम कमा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है जहां कुछ देशों पे रिसर्च किया। अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत भी 10 देशों में, तानाशाही जैसे देश है उनमें सम्मिलित होने जा रहा है। लोकतांत्रिक यहां खतरे में होता जा रहा है। आप विदेश को तो आप हंसी खिली में उड़ा देते हैं, जहां विदेशी लोग जब भारत के बारे में ये कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये यहां पर डेमोक्रेसी न होती तो आप प्रश्न ही न पूछ पाते। सर, प्रश्न आप पूछे डेमोक्रेसी में पूछ सकते हैं, यहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां प्रश्न नहीं पूछ सकते। सर डेमोक्रेसी की बात करण सिंह उच्चारदा जोधपुर कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि 2029 में जो चुनाव होंगे वो पाकिस्तान की तरह इंडिया में चुनाव होंगे, और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि मैंने जानबूझ के 70 सीटें हरवा दी, हिंदुस्तान में भी 2029 में ऐसा होगा। जाना जी, हमारी पाकिस्तान से तुलना मत करिए। कहां चले गए आप? जी, ओ अच्छा है, इसीलिए दर्शन करने नहीं गए। कौन पुजारी कितना है तो आप तो जानते ही हैं। निमंत्रण तो गया था सबको। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, वो तो वहां जाएगा ही। लेकिन वो अभी राम के भक्त रहें, अच्छा है। मैं चाहता हूं सारे लोगों की भक्ति होनी चाहिए। क्या कहें इस पर? बेचारे, अब वो सब सारे लोग खुद ही संकट में हो, क्या कहेंगे? और एक प्रश्न पहले क्या पूछा था आपने? अच्छा, मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड केवल हम ही को मिला है, उनको नहीं मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको भी मिला है, हमको भी मिला है। मेरा एक सवाल सर ये था कि राजस्थान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये कहा कि ये पर्ची की सरकार है भजनलाल जी की सरकार के लिए, पर्ची की सरकार है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस को बिल में दमखम की सरकार है यहाँ राजस्थान की। कि मैं आरएसएस को बिल में चला दूंगा, कायम चला दूंगा, बिल में घुसेड़ दूंगा, उनका जो कहना। अरे राम राम। मैं ये कहना चाह रहा था सर, इसी सरकार ने, बीजेपी की भजनलाल सरकार ने, बड़ा सटीक उत्तर है लेकिन दूंगा नहीं। तो सर मंत्रियों वाला बंगला दिया है। कौन कहां घुसा देगा वो? सर उनको मंत्रियों वाला बंगला मिला है। सर मेरा मुद्दा ये था कि उनको इस सरकार ने मंत्रियों वाला बंगला दिया है जो कि एलिजिबल नहीं है। वो अस्पताल मार्ग पे 8 नंबर का बीजेपी की सरकार ने मिली भगत है क्या सर? क्या ना जी, इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। बताइए कहां हमको घुसा देंगे बिल में? राजनाथ जी, सवाल ये था कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। जी जी। और नोट बेल्ट में बीजेपी पूरी तरह से पीक पे है अभी पिछले चुनाव में। किसमें? काहे पर? बीजेपी नोट बेल्ट जो है जी ना जी में काफी पीक पे है। जी। तो ये जो 400 सीटें लाई गई, ये किन स्टेट्स में लग रही है आपको? साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ लग रहा है? सभी जगह हमारी सीटें बढ़ेंगी। वैसे लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी तो सैचुरेशन की ही स्थिति में हम लोग रहे हैं, एक आध 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो। और साउथ तो है ही। अब साउथ में, कर्नाटक में वैसे भी 25-26 सीट पहले भी जीत चुके हैं 28 में, और तमिलनाडु में भी जीतेंगे। नहीं, तैयारी हो रही है। वो घोषणा पत्र नहीं, अब संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र है राजस्थान में एजेंसीज के एक्शन देखने को मिल सकते हैं जी। मंत्री जो है यहाँ पे कहते हैं, राजस्थान के जो मंत्री वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ में भी एक्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल
देखिए, यह अनावश्यक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि मान लिया एजेंसी अपना काम करती हैं, मैंने कहीं पर कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, अथवा कहीं यह नहीं कहा जाता एजेंसी को कि यह काम करो वह करो, सरकार की तरफ से कहीं पर कोई दबाव नहीं है। ये दूसरी चीज, यदि कोई गलत काम करता है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि कोई गलत काम करता है तो अदालत तो बैठी है ना, अदालत के पास जाइए। वो लोग भी अदालत के पास गए थे तो अदालत में ही उनको राहत नहीं मिली, तो उसके लिए हम कैसे गुनाहगार हैं? अपनी गलती को अनावश्यक हमारे ऊपर चस्पा करने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसी आंख मिचौनी नहीं होनी चाहिए।